तो ये कहानी शुरू होती है द प्राइड लैंड से, जहाँ पर सिम्बा की अब एक बेटी पैदा हो चुकी है जिसका नाम होता है कियारा। सिम्बा उसकी बेटी के साथ हंसी खुशी से खेल रहा होता है। तभी वो खुशबू के जरिए महसूस करता है कि नाला कहीं पर फंस चुकी है। वो कियारा को उसकी गुफा में ले जाता है और कहता है कि वो उसकी माँ नाला को बचाकर शाम तक लौटाएगा। कियारा क्योंकि वो छोटी होती है इसलिए थोड़ा डर जाती है, लेकिन सिम्बा कहता है कि उसका ख्याल रखने के लिए यहाँ पर टिमोन और पुम्बा चाचा है ना, और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। धीरे धीरे रात होने लगती है और आसमान में घने काले बादल छाने लगते हैं और बरसात होने लगती है। कियारा ने बरसता हुआ पानी पहली बार देखा था और क्योंकि जनरली शेरों को पानी से डर लगता है तो वो भी डर जाती है और उसके पास उसके माँ और बाबा भी नहीं थे। तभी गुफा में रफीकी आता है। उसे देखकर कियारा बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे उसके रफीकी दद्दू बहुत ज्यादा पसंद थे। वो रफीकी को बताती है कि उसे पानी से बहुत डर लगता है और ये सुनकर रफीकी उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर जिन शेरों का खून दौड़ रहा है वो भी कभी पानी से डरा करते थे, लेकिन उन्होंने उनके डर को ओवर पावर किया जिसकी बदौलत आज वो इतने बहादुर शेर बन पाए। कियारा कहती है कि वो उसके बाबा और दादा यानी कि सिम्बा और मुफासा जितनी बहादुर कभी नहीं हो सकती। जब रफीकी ये सुनता है तो वो उसे उसकी ही उम्र के शेर की कहानी सुनाने का फैसला करता है और ये कहानी होती है मुफासा की। मुफासा उसके बाबा आदी और माँ उरू के साथ एक बंजर जमीन पर पैदा हुआ था जहाँ पर बरसों से पानी की एक बूंद भी नहीं बरसी थी, और इसलिए उसके माता पिता उसे एक ऐसी जगह की कहानी सुनाया करते थे जो कि हमेशा हरी भरी रहती थी और जहाँ पर पानी की कभी भी कमी नहीं होती थी। वो जगह जानवरों के लिए स्वर्ग की तरह थी जिसका नाम होता है मिलेले। वो मुफासा को बताया करते थे कि ये जगह सूरज की रोशनी की तरफ है और उसकी मंजिल वही है। अब ऐसे ही एक दिन जब मुफासा उसकी माँ और बाबा के साथ खेल रहा होता है तब उसके ऊपर पानी की एक बूंद गिरती है और आसमान में घने बादल छा जाते हैं, जिसका मतलब ये था कि वहाँ पर बारिश होने वाली थी। सभी जानवर झूम उठते हैं और मुफासा खेलते हुए एक खाली नहर में पहुंच जाता है और फिर ऐसी मूसलाधार बारिश होती है कि उस नहर में पानी का फ्लो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। शुरुआत में तो मुफासा उसमें एंजॉय कर रहा होता है और उसके माँ और बाबा भी बारिश का मजा लूट रहे होते हैं, लेकिन अचानक ही बारिश इतनी भारी हो जाती है कि उस नहर में बाढ़ आ जाती है। आदी मुफासा को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन बहाव तेज होने की वजह से वो मुफासा को बचा नहीं पाता और वो बहकर बहुत दूर किसी दूसरे शेर की किंगडम में पहुंच जाता है। मुफासा की जब आँख खुलती है तो वो एक लकड़ी के सहारे पानी के ऊपर बह रहा था। दूर उसको उसकी ही उम्र का एक शेर का बच्चा दिखता है और तब उसके अंदर थोड़ी उम्मीद आती है। वो शेर उसका नाम टाका बताता है और कहता है कि वो जल्दी से पानी से बाहर निकल जाए क्योंकि इस पानी में मगरमच्छ है। मुफासा उसकी पूरी ताकत लगा के तैरने लगता है। तभी दो छोटे मगरमच्छ के बच्चे उसका पीछा करने लगते हैं। जैसे ही वो किनारे पर पहुंचता है मगरमच्छ भी उस तक पहुंच ही गए थे, लेकिन टाका उसको उसके पंजे से पकड़ लेता है और ऊपर की ओर खींच लेता है। टाका ने मुफासा की जान बचा ली थी। इसी बीच टाका को ढूंढते हुए उसकी माँ ईशा आ चुकी थी। वो टाका को डांटती हैं कि उसे अकेले इतनी दूर नहीं आना चाहिए, वो शाही खून है और उसकी जान बहुत कीमती है। लेकिन टाका कहता है कि देखो माँ, उसने एक शेर की जान बचाई। ईशा कहती है कि वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें किसी आवारा के साथ ज्यादा रहना नहीं चाहिए। मुफासा ऐशा से कहता है कि वो कोई आवारा नहीं, वो तो बस खो गया है। जब ईशा ये बात सुनती है तो उसके दिल की ममता जागती है और वो मुफासा को उसके पति यानी कि इस किंगडम के नवाब उबासी के पास ले जाती है। उबासी मुफासा को देखते ही ईशा पर गुस्सा होता है कि वो एक आवारा को उसके किंगडम में क्यों लाई, लेकिन ईशा कहती है कि मुफासा को एक घर की जरूरत है और उन्हें उसको उनके साथ रखना चाहिए। उबासी कहता है कि ऐसा ही है तो ठीक है। टाका और मुफासा की एक रेस करवाते हैं और अगर मुफासा जीत गया तो वो उसे उसकी किंगडम में जगह दे देगा। टाका और मुफासा रेस लगाते हैं। मुफासा क्योंकि ऑलरेडी थका हुआ था तो वो टाका से दौड़ में पीछे होता है, लेकिन फिर भी टाका उसको जीतने देता है क्योंकि उसे मुफासा बहुत ज्यादा पसंद था और हमेशा से उसे एक भाई चाहिए था। जब ये रेस खत्म होती है तो उबासी टाका से थोड़ा दुखी था कि शाही खून होते हुए भी वो मुफासा से रेस कैसे हार गया, लेकिन जो भी था उसको मजबूरन मुफासा को उसकी किंगडम में रखना पड़ता है। वो कहता है कि मुफासा जनानी खाने में रहेगा, यानी कि सिर्फ फीमेल शेरों के साथ, और वो यहाँ मेन डेन में नहीं रह सकता। इसके बाद टाका और मुफासा की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और मुफासा की बॉन्डिंग ईशा माँ के साथ भी बहुत गहरी हो जाती है। इतनी गहरी कि कहीं न कहीं ईशा को मुफासा टाका से भी ज्यादा पसंद आने लगा था। क्योंकि मुफासा ज्यादातर ईशा माँ के साथ ही रहता था तो वही उसको शिकार के तौर तरीके भी सिखाती थी, और दूसरी तरफ नवाब उबासी एक आलसी शेर था जो कि ज्यादातर सोया करता था। फिर टाका और मुफासा दोनों एक दूसरे के साथ खेलते हुए बड़े होते हैं। मुफासा सभी शेरों से बहुत ज्यादा अलग था। उसके सेंसेस बहुत ही ज्यादा अलर्ट और तेज होते थे, जैसे कि वो नॉर्मल शेरों से ज्यादा दूरी तक ये पता लगा सकता था कि हिरण की खुशबू कहाँ से आ रही है, और वो हवा की डायरेक्शन का भी अनुमान बिल्कुल सही तरीके
तरीके से लगा लेता था। और ऐसे ही एक दिन जब एशा माँ मुफासा को हिरणों के शिकार पर ले जाती है तो वहाँ पर कुछ घुसपैठिए शेर जो कि एकदम भूरे सफेद रंग के होते हैं वो भी आ जाते हैं। उन्हें देख एशा मुफासा से झुकने के लिए कहती है जिससे वो झाड़ियों में छुप पाएं। दूर पीछे ये सब होते हुए टाका भी देख रहा होता है और वो भी उन शेरों को देखकर छुप गया था। लेकिन आखिरकार वो सफेद शेर मुफासा और एशा को देख ही लेते हैं और वो उन दोनों पर हमला कर देते हैं। मुफासा पूरी बहादुरी दिखाते हुए उन शेरों से लड़ने लगता है। टाका जब ये देखता है तो वो भी हमला तो करना चाहता था लेकिन उसके अंदर हिम्मत ही नहीं हुई झाड़ियों से निकलने की। लेकिन मुफासा की वीरता की वजह से वो खुद की और एशा माँ की जान बचा लेता है और इसी डिफेंस के बीच वो उन सफेद शेरों में से एक शेर को मार भी देता है और बाकी सफेद शेर वहाँ से डर के भाग जाते हैं। एशा थोड़ी सी घायल हो गई थी लेकिन सही सलामत थी। और जब ये सब हो चुका था टाका झाड़ियों से बाहर निकलता है और एशा और मुफासा से माफी मांगता है कि उसकी हिम्मत न होने की वजह से वो उनकी मदद नहीं कर पाया। एशा माँ कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी हिम्मत दिखाने का मौका फिर कभी जरूर मिलेगा। इसके बाद वो तीनों नवाब उबासी के पास जाते हैं जहाँ पर अब रात हो चुकी थी। उबासी एशा को देखकर पूछता है कि उसे ये चोट कैसे लगी तो वो कहती है कि कुछ सफेद शेरों ने उस पर और मुफासा पर हमला कर दिया था और अगर मुफासा नहीं होता तो उसकी जान चली जाती। उबासी इस बात का मुफासा को शुक्रिया अदा करता है मगर मुफासा उबासी से कहता है कि वो महसूस कर सकता है कि वो सफेद शेर कल सुबह तक वापस यहाँ पर आएंगे बदला लेने के लिए। उबासी कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। मुफासा कहता है कि अगर कोई शक है तो वो किसी खबरी को भेजकर पता कर लें। उबासी उसी समय चिकारू को उन सफेद शेर के अड्डे पर जानकारी लेने के लिए भेजता है। वहाँ पर चिकारू देखता है कि जो शेर वहाँ से भाग गए थे वो सारी बातें उनके खूंखार राजा कीरोस को बता रहे होते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि जिस शेर को मुफासा ने मारा था वो कीरोस का ही बेटा होता है और अब कीरोस आग बबूला था, उसे उसके शाही खून का बदला लेना था। इसलिए वो फैसला करता है कि वो मुफासा जिसने उसके बेटे को मारा उसको तो मारेगा ही और साथ ही नवाब उबासी के वारिस यानी कि टाका को भी मारेगा और तभी जाकर उसका बदला पूरा होगा। चिकारू ये सब सुनकर वापस उबासी के पास जाता है और सबको बताता है कि मुफासा सही कह रहा है कि कल सुबह तक कीरोस सभी सफेद शेरों के साथ यहाँ पर आएगा टाका और मुफासा दोनों को मारने के लिए। उबासी और एशा बहुत ज्यादा चिंता में आ जाते हैं। वो दोनों फैसला करते हैं कि वो मुफासा और टाका को अभी इसी वक्त वहाँ से दूर मिलेले की ओर भेज देंगे क्योंकि यही एक तरीका था उन दोनों की जान बचाने का। वो दोनों शुरुआत में तो हिचकिचाते हैं लेकिन अल्टीमेटली उन्हें उबासी और एशा माँ की बात माननी पड़ती है और वहाँ से मिलेले की ओर निकल जाते हैं। सुबह होते ही कीरोस उसकी फौज के साथ उबासी के पास मुफासा और टाका की खोज में आ जाता है। उबासी कहता है कि उसे उसके साथ कोई जंग नहीं करनी और शेरों के कुछ उसूल होते हैं, वो ऐसे किसी दूसरे शेर के राज्य में नहीं घुस सकते। लेकिन अब कीरोस कोई रूल नहीं मानने वाला था। वो उसकी फौज के साथ वहाँ पर मौजूद सभी शेरों को मार देता है। दूसरी तरफ मुफासा और टाका दोनों अभी भी मिलेले की खोज में सूरज की रोशनी फॉलो करते हुए चले जा रहे थे। बीच बीच में उन्हें कई बार ख्याल आ रहा था कि कीरोस ने न जाने उनकी फैमिली के साथ क्या किया होगा, मगर तभी वो देखते हैं कि सारे पंछी पेड़ों से उड़ जाते हैं और जंगल में एक सन्नाटा सा छा जाता है। मुफासा समझ जाता है कि कीरोस और उसकी फौज उनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। वो दोनों उनकी जान बचाकर भागते हैं लेकिन सामने एक झरने वाली खाई आ जाती है। टाका मुफासा से कूदने के लिए कहता है लेकिन मुफासा थोड़ा सा हिचकिचाता है और टाका से कहता है कि हम इतनी ऊपर से कूदेंगे तो मारे जाएंगे। लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था और उन्हें झरने से नीचे पानी में कूदना ही पड़ता है और जैसे तैसे अभी के लिए वो दोनों उनकी जान कीरोस से बचा लेते हैं। कीरोस ऊपर खड़ा कहता है कि इन दोनों को खोज के निकालो, वो इन दोनों को छोड़ेगा नहीं। जिसके बाद मुफासा और टाका उनकी जर्नी चालू रखते हैं। अब रात हो चुकी थी और कोई तो था जो कि बहुत देर से जंगल में उनका पीछा कर रहा था। मुफासा देखता है तो पता चलता है कि वो एक शेरनी होती है। शेरनी का नाम होता है सराबी जो कि बतौर राजघराने की राजकुमारी होती है और वो भी जंगल में खो गई थी। उसके साथ उसका अंगरक्षक भी होता है जाजू। ये चारों जानवर एक साथ हो जाते हैं जिससे इनका समूह और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। इसके बाद हमें एक पेड़ दिखाया जाता है जहाँ पर ढेर सारे बंदर रहते थे और वो सब एक पार्टिकुलर बंदर पर चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि वो उन सबसे अलग था। उसके पास कुछ स्पिरिचुअल पावर्स थी जिसकी वजह से हमेशा चीता या फिर तेंदुआ उनके पेड़ पर उनका शिकार करने के लिए चढ़ जाता था। सारे बंदर मिलकर फैसला करते हैं कि वो इस बंदर को उनके समूह से निकाल देंगे और ये बंदर अलग होने के लिए तैयार भी हो जाता है। इसका नाम होता है रफीकी। मुफासा, टाका, सराबी और जाजू रात में जब चल रहे होते हैं तब उन्हें उनके रास्ते में रफीकी मिलता है। वो सब रफीकी को देखकर थोड़ा शौक हो जाते हैं क्योंकि रफीकी सब बंदरों से दिखने में अलग होता है। वो रफीकी से पूछते हैं कि वो मिलेले जा रहे हैं, क्या वो उन्हें बता सकता है कि मिलेले इसी डायरेक्शन में है। रफीकी उसकी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करके कहता है कि तुम सही राह पर हो और क्योंकि वो भी अब फ्री था तो वो भी
इन सब के साथ मिल जाता है मिलेले जाने के लिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया था कि मिलेले जानवरों के लिए स्वर्ग से कम नहीं था। अगले दिन जब वो लोग एक वीराने में चल रहे थे तभी टाका मुफासा के पास आता है और वो उससे कहता है कि उसे सराबी से प्यार हो गया है, वो उसे कुछ आइडिया दे जिससे वो उसका प्यार का इजहार सराबी से कर सके। मुफासा कहता है कि वो सराबी से कहे कि उसमें से बहुत अच्छी फूलों की खुशबू आती है। टाका कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता? तो मुफासा कहता है कि तुम जानते हो ना कि मेरी सूंघने की खुशबू दूसरे शेरों से बहुत ज्यादा तेज है। फिर टाका आगे चल रही सराबी के पास जाता है और उससे यही बात कहता है। सराबी इंप्रेस हो जाती है कि टाका ने उसकी खुशबू पहचान ली, जिसके बाद वो दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वो देखते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कीरोस और उसकी फौज उनका पीछा करते हुए वहाँ पर आ गए थे और वो लोग अब एक तरह से फंस चुके थे। तभी रफीकी देखता है कि उनके बीच हाथियों का झुंड जा रहा था और अगर वो किसी तरह उन हाथियों को परेशान कर दे और वो तितर बितर भागने लगे तो वो लोग बच सकते हैं। और फिर उसे एक मधुमक्खी का छत्ता दिखता है और उसे आइडिया आ गया था। वो एक छड़ी उठाता है और उस छत्ते को तोड़ देता है, जिसके बाद सारे हाथी जोरों शोरों से इधर उधर भागने लगते हैं। रफीकी के इस आइडिया की बदौलत कीरोस और उसकी फौज तो मुफासा तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन इस भगदड़ में एक हाथी सराबी से टकरा जाता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। मुफासा, टाका, जजू और रफीकी तो एक शेड के नीचे छुप गए थे, मगर जब वो सराबी को बेहोश देखते हैं तो सिर्फ मुफासा ही होता है जो कि सराबी को हाथियों के झुंड में से निकालकर बचा कर लाता है। जब माहौल शांत होता है और सराबी की आंखें खुलती हैं तो वो पूछती है कि उसे किसने बचाया। तो मुफासा जवाब देता है टाका ने, क्योंकि वो जानता था कि टाका सराबी से प्यार करता है और शायद ये जानकर सराबी भी टाका से प्यार करने लगेगी। टाका थोड़ा सा शॉक हो जाता है और खुश भी कि मुफासा ने उसका नाम लिया। सराबी टाका को शुक्रिया अदा करती है और फिर से वो सब लोग मिलेले की ओर बढ़ने लगते हैं। अगली सुबह होते होते ये सब बर्फीले पहाड़ों के सामने पहुंच जाते हैं और रफीकी उसकी स्पिरिचुअल पावर्स का यूज करके कहता है कि इन्हीं पहाड़ों के पीछे है मिलेले, जिसके बाद वो सब पहाड़ से होते हुए मिलेले की तरफ जाने लगते हैं। अब यहाँ तक कीरोस भी उसके फौज के साथ पहुंच गया था और वो भी मुफासा का पीछा करते हुए बर्फीले पहाड़ों में पहुंच जाता है। मुफासा समझ चुका था कि कीरोस बर्फ में उन सबके पंजों के निशान फॉलो करते हुए उन तक आ सकता है, इसलिए वो जाजू से कहता है कि वो ऊपर वाले पहाड़ से बर्फ नीचे धकेल दे जिससे उनके पंजों के निशान कीरोस को दिख ना पाए। जाजू ऐसा ही करता है और मुफासा का ये स्मार्ट मूव काम आता है। अब एक रात जब वो लोग पहाड़ों में चल रहे होते हैं तब सराबी को उस दिन के बारे में कुछ याद आता है जब उसे हाथियों के बीच से बचाया गया था। वो मुफासा से कहती है कि सच बताओ, क्या उसे टाका ने बचाया था या फिर उसने? मुफासा कहता है कि टाका ने ही बचाया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि गलती से भी सराबी उसे प्यार करने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि लड़कियों का सिक्स्थ सेंस होता है और उनको सब कुछ समझ आ जाता है। वो मुफासा से कहती है कि तुम झूठ मत बोलो, वो तुम ही थे जिसने उसे बचाया था। और आखिरकार मुफासा को ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ती है, जिसके बाद सराबी और मुफासा एक दूसरे को उनके प्यार का इजहार करते हैं। टाका दूर से ही ये सब होते हुए देख रहा था और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब वो देखता है कि मुफासा ने उससे उसका प्यार छीन लिया था। वो गुस्से से आग बबूला हो गया था और वो फैसला करता है कि अब वो मुफासा को धोखा देगा। वो उसी रात कीरोस को उन बर्फीले पहाड़ों में ढूंढने के लिए निकल जाता है और जब कीरोस उससे मिलता है तो वो उससे कहता है कि वो उसकी फौज में शामिल होना चाहता है, क्योंकि वो भी अब मुफासा को मारना चाहता है। कीरोस उसको दोनों हाथों से उसके झुंड में वेलकम करता है और उससे कहता है कि अगले दिन जब तुम लोग जहाँ पर भी जाओ वहाँ पर उसके पंजे से निशान बना देना। और टाका ऐसा ही करता है। जब टाका सुबह मुफासा के पास जाता है तो मुफासा उससे पूछता है कि वो रात भर कहाँ पर था। तो वो कहता है कि वो शिकार की तलाश में गया था लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। जिसके बाद वो सब लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और फाइनली वो लोग मिलेले पहुंच ही जाते हैं। एक हरा भरा राज्य जहाँ पर सभी जानवर हंसी खुशी से रहते थे। लेकिन जब मुफासा वहाँ पर पहुँचता है तो बाकी जानवर कहते हैं कि वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि कीरोस उसे ढूंढ रहा है और अगर वो यहाँ पर आ गया तो उन सबकी जान को भी खतरा हो सकता है। मुफासा कहता है कि वो यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि उन्होंने कोई भी निशान नहीं छोड़ा। मगर तभी उसे पीछे से बहुत तेज दहाड़ने की आवाज आती है और वो देखता है कि कीरोस भी मिलेले पहुंच चुका है। मुफासा को विश्वास नहीं होता, मगर तभी कीरोस बोलता है कि वो यहाँ पर टाका की वजह से आ पाए हैं, क्योंकि उसने हर जगह उसके पंजे से निशान छोड़ दिए थे। मुफासा को यकीन नहीं हुआ कि टाका उसे धोखा दे सकता है, लेकिन सच्चाई तो यही थी। और इसके बाद कीरोस और मुफासा की लड़ाई होने लगती है और बाकी जानवर कीरोस की फौज से लड़ने लगते हैं। कीरोस, मुफासा और टाका लड़ते हुए एक खाई में गिर जाते हैं जहाँ पर कीरोस मुफासा पर भारी पड़ रहा था। टाका ये सब होते हुए देख रहा था और तभी उसकी एशा माँ की बात याद आती है कि उसे भी कभी न कभी उसकी हिम्मत दिखाने का मौका जरूर मिलेगा। जब कीरोस मुफासा के मुंह पर पंजा मारने ही वाला था तभी टाका उसके सामने आ जाता है और कीरोस के वार की वजह से उसके मुंह पर एक स्कार बन जाता है। जिसके बाद टाका और मुफासा दोनों मिलकर
निकालकर कीरोस को पानी में डुबा देते हैं और उसके ऊपर एक चट्टान गिरने की वजह से कीरोस मारा जाता है। और फिर मुफासा मिलेले का राजा बन जाता है क्योंकि उसने कीरोस से सबकी जान बचाई थी। जिसके बाद मुफासा को मिलेले में उसकी माँ भी मिलती है जो कि उसे सीधा बच्चे से अब बड़े के रूप में देख रही थी। सारे जानवर मुफासा से कहते हैं कि वो टाका को मिलेले से बेदखल कर दे, लेकिन मुफासा कहता है कि जब तक वो मिलेले का राजा है टाका उसके साथ ही उसके राज्य में रहेगा। और वो ये भी कहता है कि आज के बाद वो कभी भी टाका का नाम उसके मुंह पर नहीं लेगा। जिसके बाद टाका खुद ही कह देता है कि आज से उसका नाम है स्कार, जिससे जब भी कोई भी उसका नाम ले तो उसे हमेशा उसकी गलती का एहसास हो। कियारा को ये कहानी सुनाते सुनाते सुबह हो चुकी थी। जिसके बाद अब कियारा में भी हिम्मत आ गई थी कि वो पानी से ना डरे और वो देखती है कि सिम्बा और नाला वापस आ रहे हैं, लेकिन वो अकेले नहीं होते। उनके साथ उनका न्यूली बॉर्न बेटा भी होता है, जिसे देखकर कियारा बहुत ज्यादा खुश होती है। आई होप कि आपको ये मुफासा द लायन किंग मूवी का नरेशन जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और किसी शेर के साथ शेयर भी कर देना। जब तक के लिए ये वाली मूवी का नरेशन सुन सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब